नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है सरकार और लोकतंत्र। तो आज के इस अध्याय में हम सरकार के बारे में और लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है एसएसटी की सामाजिक विज्ञान की, इसके अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं और अब तक हमने 11 अध्याय पढ़ भी लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं वीडियोस तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख लीजिएगा। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 12। इसके साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पास में आपको एक बेल आइकन भी दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं। तो देखिए, चाहे किसी भी देश की कोई सा भी देश हो तो वहाँ उस देश की जो शासन व्यवस्था है उसको चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं। और इस प्रकार के निर्णय लेने का काम कौन करता है? सरकार करती है। इस प्रकार के निर्णय लेने का काम सरकार करती है। सरकार जनता के लिए कई तरह के काम करती है। जो सरकार होती है ना, ये जनता के लिए कई तरह के काम करती है। सरकार के कार्यों की प्रकृति उसके स्वरूप पर निर्भर करती है। और जो सरकार के कार्य है ना, वो उसके कार्यों की जो प्रकृति है वो उसके स्वरूप पर निर्भर करती है। यदि सरकार तानाशाही है तो यह आवश्यक नहीं कि वे जनता के भले के लिए कार्य करे। मतलब डिपेंड करता है कि सरकार पर कि सरकार कैसी है। यदि सरकार कैसी है, तानाशाही है, तो यह आवश्यक नहीं है कि वे जनता के भले के लिए काम करे। मतलब ये जरूरी नहीं है फिर कि वो जनता की भलाई के लिए ही कार्य करे। सामान्यतः लोकतांत्रिक सरकार ही जनता के हित में निर्णय लेती है। और सामान्यतः होता क्या है, जो लोकतांत्रिक सरकार है वो जनता के हित में निर्णय लेती है। जैसे कि हमारी जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार है तो वो जनता के हित में ही निर्णय लेती है ना हमारी सरकार। सरकार जनता को विभिन्न प्रकार की जन सुविधाएं जैसे सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बिजली की आपूर्ति आदि उपलब्ध कराती है। इसके अलावा देखिए, सरकार जो है जनता को विभिन्न प्रकार की जो जन सुविधाएं होती हैं जैसे कि सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, है ना, बिजली की आपूर्ति, इस प्रकार से कई चीज़ें हैं जो ये उपलब्ध करवाती हैं। सरकार कई सामूहिक मुद्दों पर भी कार्य करती है। इसके अलावा जो सरकार है वो कई सामाजिक मुद्दे हैं उन पर काम करती है, जैसे कि गरीबों के उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाना, वह डाक एवं रेल सेवाएं चलाने जैसे अनेक महत्वपूर्ण काम भी करती है। इसके अलावा देखिए, जो सरकार होती है वो और क्या काम करती है? डाक और रेल सेवाएं चलाने जैसे महत्वपूर्ण काम भी करती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। इसके अलावा देखिए, एक सरकार का काम क्या आया कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। सरकार देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था भी करती है। तो देखिए, जो सरकार है, इतने सारे काम होते हैं सरकार के कि सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन मिले और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। तो इन सुविधाओं को प्रदान करने की व्यवस्था भी कौन करता है? सरकार करती है। देखिए, अब देखते हैं सरकार के स्तर। देश में सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, जैसे स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो देश में अलग अलग जो है स्तर पर काम करती है सरकार। एक तो हो गया स्थानीय स्तर पर, दूसरा हो गया राज्य के स्तर पर और तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर। तो सबसे पहले हम बात करें स्थानीय स्तर की। तो स्थानीय स्तर की सरकार का मतलब अपने गांव या शहर के लिए काम करने वाली सरकार से है। तो जो काम देखिए हमारे गांव या शहर में काम करती है ना जो सरकार, तो वो कौन सी सरकार है? स्थानीय सरकार है। ठीक है, वो स्थानीय स्तर पर काम कर रही है। तो स्थानीय स्तर की सरकार जो होती है वो अपने गांव या शहर के लिए काम करने वाली सरकार से, अपने गांव में ग्राम पंचायत, शहर में नगर पालिका आदि नगरीय निकाय स्थानीय सरकार के रूप में कार्य करते हैं। देखिए, जो गांव होता है, गांव में कौन काम करते हैं? ग्राम पंचायत करती है। और शहर की बात करें तो शहर में क्या होता है? नगर पालिका, है ना, आदि जो है नगरीय निकाय स्थानीय सरकार के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और ये अपने इलाके में सड़क बनवाने, सफाई करवाने, रास्ते में रोशनी की व्यवस्था कराने
जैसे स्थानीय महत्व के कार्य करते हैं। तो देखिए इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें करते हैं। जो इनका इलाका होता है तो उसमें सड़क बनवाए जाते हैं। आपने देखा होगा सड़कें बनती हैं, जो रोड बनती है, रोड पे बिछती है ना सड़क, काली डामर बनवा के, तो जो ये बनवाने का काम कौन करवाएगा? स्थानीय स्तर की सरकार करवाएगी। सफाई होती है, जो भी कचरा वचरा होता है उनको लेके जाते हैं, सफाई वफाई करवाते हैं, तो ये सब कार्य भी कौन करेगा? स्थानीय स्तर की सरकार। और रोशनी की व्यवस्था, जो आपने देखा होगा रोड पे लाइटें लगी रहती हैं, तो वो लाइट की व्यवस्था भी कौन करता है? स्थानीय स्तर की सरकार ही करती है। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे देखिए राज्य स्तर। राज्य स्तर की सरकार का मतलब है वह सरकार जो एक पूरे राज्य के लिए कार्य करे, जैसे हमारी राजस्थान सरकार। तो ये जो राज्य स्तर की सरकार जो है वो पूरे राज्य के लिए कार्य करेगी, है ना। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो हमारी कौन सी सरकार है? राजस्थान सरकार है। ऐसे कोई भी स्टेट का, राज्य का होगा तो उनकी वो सरकार होगी, है ना, वहाँ की सरकार होगी। तो राज्य स्तर की सरकार हो गई, जो जिस राज्य में रहता है तो वो उसकी राज्य स्तर की सरकार हो गई, है ना। हमारी कौन सी है? राजस्थान सरकार। थर्ड में देखिए राष्ट्रीय स्तर की सरकार। अब राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार है इसका संबंध पूरे देश से होता है। राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार है इसका संबंध पूरे देश से होता है, जैसे हमारी भारत सरकार। ठीक है, आपने नाम सुना है ना, भारत सरकार। तो ये जो भारत हमारा देश है, तो भारत देश की जो ये सरकार हो गई ना, ये राष्ट्रीय स्तर की सरकार है। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम सरकार एवं कानून। सरकार विधायिका के माध्यम से कानून बनाती है। तो देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सरकार किसके माध्यम से कानून बनाती है? विधायिका के माध्यम से कानून बनाती है, जो देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। तो जो भी कानून बनते हैं वो देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। और किसके माध्यम से सरकार कानून बनाती है? विधायिका के माध्यम से। ठीक है। तो देखिए सरकार कानून के माध्यम से काम करती है, उसके पास कानून बनाने, उसे लागू करने की शक्ति होती है। सरकार को यह शक्ति जनता अपने वोट के माध्यम से प्रदान करती है। हम भी करते हैं, वोट देते हैं ना, तो हम चुनते हैं ना हमारी कौन सी सरकार बनेगी, तो हम चुनते हैं ना। तो इसी तरीके से सरकार को ये शक्ति जो है जनता अपने वोट के माध्यम से प्रदान करती है। हम ये जानते हैं कि वाहन चालकों को सरकार द्वारा निर्धारित सड़क सुरक्षा कानूनों का पालन करना चाहिए। अगर कोई कानून तोड़ता है तो क्या होता है? उसको जुर्माना भरना पड़ता है और जेल की सज़ा काटनी पड़ती है। यह सरकार की कानून लागू करने की शक्ति का उदाहरण है। सरकार ने कानून बना रखा है ना कि जो भी वाहन चालक होते हैं वो निर्धारित जो सड़क सुरक्षा कानून होते हैं तो उनका पालन करेंगे। ये बना रखा है सरकार ने कानून, है ना। तो अगर ये कोई पालन नहीं करता तो इसके बदले में क्या होता है? अगर कोई वाहन चालक है और सड़क सुरक्षा कानून का पालन नहीं कर रहा तो क्या होगा? जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। सरकार उस पर जुर्माना लगाती है और उसको अगर वो जुर्माना नहीं भरता तो क्या होता है? जेल की सज़ा काटनी पड़ती है उसको। तो ये इस तरीके से जो सरकार की कानून लागू करने की शक्ति का ये एक उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कानून की पालना करवा सकते हैं। आपने देखा होगा कई लोग बहुत सजग होते हैं, बिल्कुल अवेयर होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको लगता है कि कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वो क्या करते हैं? न्यायालय में, कोर्ट में क्या करते हैं? प्रार्थना पत्र दे देते हैं, है ना। तो इससे प्रार्थना पत्र देकर कानून की पालना करवा सकते हैं। तो ये सब काम जो है वो हम जैसे लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर लोगों को लगे किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे क्या करेंगे? न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कानून की पालना करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए अब हम यह जानेंगे कि सरकार कितने प्रकार की होती है। सरकार के प्रकार देखेंगे, हमारे देश में किस प्रकार की सरकार है। तो देखिए सरकार के प्रकार, सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करने की शक्ति कौन देता है? इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में किस तरह की सरकार है। ठीक है। सरकार के भिन्न भिन्न प्रकार प्रचलित रहे हैं। जैसे पहली है राजतंत्रीय सरकार।
राजतंत्रीय सरकार में देखिए क्या होता है, इसमें निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति अकेले एक ही व्यक्ति में अर्थात राजा या रानी के पास होती है। आपने सुना होगा राजा रानी, हम कहानियों में भी बहुत सुनते हैं, पर ये एक्चुअल में पहले हुआ भी करते थे। जो राजा रानी सुनते हैं ना हम, तो ये राजा रानी होते थे। और इस समय की जो सरकार थी वो कहलाती थी राजतंत्रीय सरकार, क्योंकि जो निर्णय लेते थे ना, निर्णय लेने का अधिकार और जो सरकार चलाने की जो शक्ति थी ना, वो अकेले एक ही व्यक्ति में होती थी। वहाँ की जो शासन व्यवस्था चलती थी ना, वहाँ का जो जैसा भी चलता था, तो वो सब एक ही व्यक्ति के हाथ में होता था, निर्णय लेने का सारा काम। और उसको हम बोलते थे या तो राजा, या फिर लेडीज़ है तो रानी, है ना। राजा अपने कुछ सलाहकारों एवं मंत्री परिषद की मदद से सरकार चलाता था। और उस समय क्या होता था, राजा जो होता था वो अपने पास सलाहकार रखता था और मंत्री परिषद रखता था। तो कुछ भी उसको सलाह वाला लेनी होती थी तो वो सलाहकार और मंत्री परिषद की मदद से ले लेता था। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लेकिन उसी के पास रहती थी। वो सलाह जरूर लेता था मंत्री परिषद से और सलाहकारों से, लेकिन जो अंतिम निर्णय होता था ना, जो फाइनल डिसीजन वो लेता था, वो कौन लेता था, राजा या रानी ही लेते थे। अंतिम निर्णय की शक्ति उसी के पास होती थी। वह जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता था। और इसमें ये और चीज़ थी कि वो जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता था। आजकल तो हम चुनते हैं ना, हमें किसकी सरकार बनानी है, कौन रहेगा, तो ये चीज़ आज के टाइम में तो हम चुनते हैं क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक सरकार है। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होती थी, राजतंत्रीय सरकार होती थी। और वहाँ पर क्या होता था कि जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता था। वहाँ जनता नहीं चुनती थी कि ये हमारा राजा बनेगा, बल्कि क्या होता था, वंशानुक्रम के आधार पर शासक बनता था। अर्थात ये हो गया कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, है ना। इस तरीके से वंशानुक्रम चलता था। उसे अपने निर्णय के आधार बताने और निर्णयों की सफाई देने की जरूरत नहीं होती थी। इसके अलावा देखिए, उस राजा को अपने निर्णय के आधार बताने और निर्णयों की जो निर्णय लिए ना उसने, तो उसकी सफाई देने की उसे ज़रूरत नहीं होती थी। स्वतंत्रता के पहले देश में विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार की राजाओं की सरकारें थी। तो जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ उससे पहले जो अलग अलग जगह हैं वहाँ पर इस प्रकार की सरकार थी कि मतलब एक राजा होता था, राजा या रानी। और उस समय क्या होता था, वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग वो राजा रानी बनते थे। तो उनके बच्चे, जैसे राजा के बच्चा हुआ, बेटा हुआ, तो वो राजा बन जाएगा बड़ा होकर। तो इस तरीके से वंशानुक्रम चलता था और जनता निर्वाचित नहीं करती थी उन लोगों को। ऐसी सरकार को बनाने में जनता की भागीदारी नहीं थी या नगण्य ही होती थी। तो इसमें जब जनता उनको चुनती नहीं थी, जनता का कोई रोल ही नहीं था, मतलब फाइनल डिसीजन जो लेना है वो राजा को ही लेना है, तो जनता की तो कोई भागीदारी नहीं थी किसी प्रकार से। तो उस समय बिल्कुल ना के बराबर होती थी या नगण्य थी, बिल्कुल थी ही नहीं। एक जो सरकार है वो है तानाशाही सरकार। पहले हमने कौन सी पढ़ ली, पहले हमने पढ़ी राजतंत्रीय सरकार, ठीक है। दूसरी है तानाशाही सरकार। अब देखिए, तानाशाही सरकार में यदि सरकार विभिन्न हितों के बीच टकरावों को बलपूर्वक दबाकर किसी एक हित को जबरदस्ती से लागू करती है तो ऐसी सरकार तानाशाही होती है। तानाशाही सरकार कैसी होती है, क्या करती है वो, कि जो भी बहुत सारे हितों की बात होती है ना, तो बहुत सारे हितों के बीच में क्या करती है वो, टकरावों को बलपूर्वक दबाकर, जो भी टकराव होते हैं ना, जैसे बहुत सारी बातें हो रही है यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो वो क्या करती थी, जो टकराव की स्थिति होती थी उनको तो बलपूर्वक क्या करती थी, हटा देती थी, दबा देती थी और किसी एक हित को जबरदस्ती से लागू कर देती थी। तो ऐसी सरकार क्या कहलाती थी, तानाशाही सरकार कहलाती थी, है ना। तानाशाह शासक जो है जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होता था, मतलब उसको तो अपनी तानाशाही करनी होती थी, उसको ये मतलब नहीं होता था कि जनता का हित किस में है, और वो जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होता था। जनता के पास अपना विरोध या समर्थन प्रकट करने और कानून बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी का कोई अधिकार नहीं होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो तानाशाह शासक है वो जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होता था और जनता के पास अपना विरोध या समर्थन प्रकट करने और कानून बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी का भी कोई अधिकार
नहीं होता था। जैसे आज के टाइम में तो है, हमें कोई सरकार पसंद नहीं आती तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम उनको वोट ना देकर हरवा देते हैं, नेक्स्ट जो अगली सरकार अपनी पसंदीदा सरकार को चुन लेते हैं। लेकिन जो तानाशाही सरकार होती है इसमें जनता के पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, मतलब लोगों के पास ये ऑप्शन ही नहीं होता कि वो विरोध करे या समर्थन प्रकट करे, तो ऐसा कुछ उसमें होता ही नहीं है। तो इस प्रकार की जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो भागीदारी का कोई अधिकार इनमें जनता का नहीं होता। एक समय यूरोप के जर्मनी और इटली नामक देशों में तानाशाही सरकारें थीं। एक समय था जब यूरोप के जर्मनी और इटली नामक देश जो है ना, इनमें कौन सी सरकार थी, तानाशाही सरकार थी, जिन्होंने नागरिकों के मूल अधिकारों की अवहेलना की। तानाशाही सरकार ने क्या किया, जो नागरिकों के मूल अधिकार होते हैं ना, उनकी अवहेलना कर दी। तो इस प्रकार की सरकार हुआ करती थी कहाँ पर, जर्मनी और इटली नामक देशों में। ठीक है। थर्ड नंबर पे देखिए, एक सरकार है लोकतांत्रिक सरकार, जो कि हमारे भारत देश में है। लोकतांत्रिक सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई होती है। लोकतांत्रिक सरकार जो है उसको कौन चुनता है, जनता चुनती है, लोग चुनते हैं। जनता वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है, और जनता क्या करती है, ये लोग अपना वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, मतलब जो भी इनको अच्छा लगता है प्रतिनिधि, उसको वो वोट देते हैं और उसको जितवाते हैं, है ना। जो जनता की ओर से सरकार में भागीदारी निभाता है, और जिसको जनता चुनती है वो जनता की ओर से सरकार में अपनी भागीदारी निभाता है। अतः यह जनता का ही शासन होता है। जो लोकतांत्रिक सरकार है ना, लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, जनता का ही शासन होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह और जन भागीदारी पर आधारित होती है। जो सरकार होती है ना, वो जनता के प्रति जवाबदेह, मतलब उसे जनता को जवाब देना पड़ता है। जो भी काम वो करती है ना, उसके प्रति उसकी भागीदारी किसके प्रति होती है, जनता के प्रति। उसको जनता को जवाब देना पड़ता है, वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है और जन भागीदारी पर आधारित होती है। और किस पर आधारित होती है, ये जन भागीदारी पर। मतलब लोग अगर उस प्रतिनिधि को नहीं जिताएंगे, उस सरकार को नहीं चुनेंगे, तो वो जीतेंगे क्या, नहीं जीतेंगे। तो ये जन भागीदारी, जो लोगों की भागीदारी है, इस पर आधारित होती है। इस व्यवस्था में सभी को अपने अपने हितों को प्रकट करने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता होती है। इस व्यवस्था में क्या होता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें सभी को अपने अपने हितों को प्रकट करने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता होती है। जैसे अभी है ना, अभी हमारे कोई भी हित की बात होती है तो हम इजीली बोल पाते हैं ना अपनी सरकार से, क्योंकि क्या है, ये लोकतांत्रिक सरकार है, ये जनता की सरकार है ना, जनता द्वारा चुनी गई है, और जनता के प्रति इनकी जवाबदेही भी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर हम, जो जनता होती है ना, इसमें जनता के हितों को प्रकट करने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता होती है। सरपंच, पार्षद और विधायक जनप्रतिनिधि होते हैं। आपने नाम जरूर सुना होगा, सरपंच होते हैं ना गांव में, पार्षद भी होते हैं, विधायक भी होते हैं, नाम सुना है। और ये कौन होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं। इन्हें जनता ही तो चुनती है ना, ये जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं, जिसे जनता द्वारा, मतलब लोगों द्वारा चुना जाता है, और इनको हम ही चुनते हैं। जैसे सरपंच हो गए, पार्षद हो गए, विधायक हो गए, ये सब जनप्रतिनिधि हैं। ठीक है। अब देखिए, इस चित्र में एक तरफ दे रखा है राजतंत्र और एक तरफ दे रखा है लोकतंत्र। बताया गया है राजतंत्र एवं लोकतंत्र में जनता की स्थिति का अंतर। तो देखिए कितना अंतर है। राजतंत्र में क्या है, राजा गद्दी पे बैठा है अपनी, बाकी उसकी जो प्रजा है वो हाथ जोड़कर खड़ी है। तो ये तो है राजतंत्र, जिसमें सिर्फ किसकी वो रहती है, राजा की तानाशाही रहती है। मतलब राजा जैसा कहेगा, जैसा करेगा, वो बिल्कुल सही है। इसमें जनता से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। और एक तरफ देखिए लोकतंत्र, जो कि हमारे भारत देश में है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जो जनता होती है वो देखिए सीधे खड़ी है, और ये जो यहाँ के हम जो चुनते हैं प्रतिनिधि हमारे, तो ये हाथ जोड़कर हमारे सामने खड़े हैं। दिख रहा है इस चित्र में आपको, देखिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें जनता के द्वारा चुनी होती है ना ये सरकार, तो इसमें
जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है ना। तो इसमें क्या होता है, लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और जो वो क्या करता है, वो जनता की ओर से सरकार में अपनी भागीदारी निभाता है। तो देखिए इसमें आपने देखा होगा जब वोट का टाइम होता है तो इस तरीके से आते हैं ना प्रतिनिधि, तो वो देखिए वो जनता के पास जाते हैं, क्योंकि ये किसकी सरकार है, जनता की, लोकतंत्र है ये, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने लोकतांत्रिक सरकार का रास्ता चुना। स्वतंत्रता के बाद जो भारत है, भारत ने लोकतांत्रिक सरकार का रास्ता चुना ताकि सरकार में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। अब हम लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो ये जो लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं हैं इनको हम ये जो इस भाग 2 में देखेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।